हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में गणराज्य। ठीक है, हरियाणा में क्या पढ़ेंगे हम? गणराज्य पढ़ेंगे। और इन गणराज्य से पहले जो है वो हरियाणा में किसका राज था वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो हरियाणा हिस्ट्री की एक इम्पोर्टेंट वीडियो ये रहने वाली है। ठीक है, हम बात करते हैं जी महाभारत के समय की। महाभारत जब ख़त्म होती है तो महाभारत के बाद अगर कोई एक मतलब एक पूरे के पूरे जिसने एक बड़े इलाके पे जो है राज किया है वो वंश कौन आया था? वो आया था जी मौर्य वंश। ठीक है, कौन सा आता है जी? मौर्य वंश आता है। और जब जब मौर्य वंश जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद क्या है, हरियाणा में क्या आते हैं जी? चार गणराज्य आते हैं। क्या आते हैं? चार गणराज्य। गणराज्य वो होते हैं जिनकी जो प्रणाली है वो लोकतांत्रिक हो, जो लोगों के हिसाब से चले, संसदीय प्रणाली जिनमें होती थी। ओके, इलेक्शन वगैरह। तो ये हम आज पढ़ेंगे कि थोड़ा सा मौर्य वंश पढ़ेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे जी आज के गणराज्य जो है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे। इसके जो है वो लगभग दो पार्ट बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है, एक में आएगा कि मौर्य वंश और एक दो गणराज्य, और दूसरे में फिर जो दूसरे बचे हुए गणराज्य उसको हम कवर कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश को ख़त्म करके फिर हम कहाँ पे जाएंगे जी? गणराज्यों की तरफ इसमें जाएंगे। तो मौर्य साम्राज्य की बात अगर मैं करता हूँ तो इसके जो नेता है जिसने इसको बसाया है, स्टार्ट किया है मौर्य वंश को, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और अगर मैं इसके शासनकाल की बात करता हूँ 322 से लेकर के 232 बीसी तक इसका शासनकाल रहा है मौर्य वंश का। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, पूछा भी गया है एचएससी के द्वारा कि मौर्य वंश का कार्यकाल कब से कब था? 322 से 232 बीसी तक। तो जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आएगा फिर गणराज्य। ठीक है, चंद्रगुप्त के समय हरियाणा में आने वाला पहला विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हरियाणा में सबसे पहला विदेशी यात्री चंद्रगुप्त के समय में कौन आता है? मेगास्थनीज आता है, यूनानी होता है। ये कब आता है? 302 से 298 बीसी। ये डेट भी कई बार पूछी गई है, तो याद रखना है 302 से लेकर के 298 बीसी के बीच में कौन आता है जी? मेगास्थनीज जो है वो हरियाणा में आता है। अच्छा, मौर्य वंश के बारे में दूसरी एक्स्ट्रा डिटेल नहीं हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ हरियाणा से रिलेटेड। ओके, अगर आपको दूसरी डिटेल पढ़नी है तो आपको जो है वो नेशनल की जो वीडियो रहेगी, ठीक है, नेशनल जीके की, उसमें आपको जो है वो जाना पड़ेगा। तो हरियाणा में मौर्य साम्राज्य से जो प्रभावित क्षेत्र है वो कौन कौन से, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जी। ये है आपका हिसार, और साथ में आपका एक दूसरा ज़िला लगता है फतेहाबाद। तो इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी, हिसार और फतेहाबाद ही हरियाणा के जो है वो मौर्य साम्राज्य से ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ऐसा नहीं है कि हरियाणा में अधिकार किसी और का था, नहीं था, बट ज़्यादा प्रभावित की हमने बात की है। तो सम्राट अशोक का स्तंभ कहाँ से मिला है जी? अग्रोहा से मिला है। ये बात भी आप याद रखोगे। बौद्ध स्तूप कहाँ पे बनवाया है? अशोक ने बनवाया है, थानेसर में बनवाया है। ये कुछ अशोक से रिलेटेड जो है वो चीज़ें रही हैं। चंद्रगुप्त, बिंबिसार, और फिर आया था अशोक। अशोक ने जो है बहुत ज़्यादा काम किया था। सम्राट अशोक का अगर हम, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पैतृक क्षेत्र कौन सा रहा है? तो थानेसर रहा है। थानेसर मतलब जो कुरुक्षेत्र के पास का एरिया था वो इसका पैतृक क्षेत्र रहा है, किसका? सम्राट अशोक का। अच्छा, जैसे कि अभी हरियाणा में खाप पंचायतें हैं तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कब से हैं ये। हरियाणा में खाप पंचायतें जो है वो मौर्य काल से राज्य में है। ठीक है, आप बोल सकते हो 322 बीसी में जो है वो मौर्य वंश जो है स्टार्ट हो चुका था। वो तो उस समय से हरियाणा में खाप पंचायतें हैं। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र क्या थे? ठीक है, तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार किया, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी बने होंगे इम्पोर्टेंट केंद्र जो थे। और सबसे पहले तो आता है जी हिसार, फिर आता है करनाल, टोपरा। टोपरा का तो स्तंभ मिला है, और थानेसर। ठीक है, थानेसर में क्या मिला है जी? स्तूप आपको देखने को मिलता है अशोक के द्वारा। तो ये काम किसने किया था जी? अशोक के द्वारा ये सब काम जो है महत्वपूर्ण केंद्र बनाए गए थे। याद रखना है, हिसार, करनाल, टोपरा और थानेसर।
तो दोस्तों ये थी हरियाणा से रिलेटेड मौर्य वंश के बारे में डिटेल। अब हम पढ़ेंगे कि मौर्य के बाद हरियाणा में जो है वो 4 गणराज्य बनते हैं। सबसे पहले बनता है जी योधे, उसके साथ में बनता है जी अग्र गणराज्य, कुनिंद गणराज्य और अर्जुनायन गणराज्य। इन सभी के में जो है जो 3 गणराज्य है, ठीक है, अग्र गणराज्य, कुनिंद गणराज्य और अर्जुनायन गणराज्य, इनका जो अधिकार क्षेत्र था वो था जी कम। जो ज़्यादा अधिकार क्षेत्र था वो किसका था? योधेय गणराज्य का था। इसके बारे में हम एक करके जो है वो आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम योधेय गणराज्य, जो युद्ध के लिए तैयार रहते थे। ऐसे लोगों का एक राज्य है, ठीक है। आप देखना कि योधेय गणराज्य के, ठीक है, देखोगे कि ज़्यादातर जो हरियाणा का हिस्सा है योधेय गणराज्य ने उस पर कब्जा किया हुआ था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी योधेय गणराज्य। ओके, योधेय गणराज्य, इसके जो संस्थापक है वो युधिष्ठिर के फिर आगे जाकर के जो पुत्र योधेय, उसके नाम से योधेय गणराज्य बना है। 5 से 4 BC में जो है ये इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था। अच्छा, इसकी जो शासन जो प्रणाली थी वो संसदीय प्रणाली पे जो हो क्या थी वो आधारित थी। लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे शासन वो होता था। उसके बाद है इसका जो क्षेत्र की बात करते कहाँ कहाँ ये फैला हुआ था। हरियाणा में तो था ही, यूपी में था, राजस्थान में था और कुछ हिस्सा जो है वो पंजाब का ही भी था। तो योधेय गणराज्य एक बहुत बड़ा गणराज्य था। इम्पोर्टेंट बात यह आ जाती है कि इस समय योधेय गणराज्य के समय हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधान्यक। यहाँ पे जो धान है, खेती बाड़ी है, वो ज़्यादा होने के कारण, बहु होने के कारण इसको बहुधान्यक कहा जाता था। अच्छा, इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि ये जो 4 के 4 गणराज्य हैं इनका जो उल्लेख है पाणिनि की अष्टाध्यायी में तो मिलेगा। ओके, ये बात आप हर बार पढ़ोगे कि जहाँ भी जिक्र आएगा गणराज्य का पाणिनि की अष्टाध्यायी में जरूर आएगा। योधेय को आयुध जीवी भी कहते थे, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। आयुध जीवी किसको कहते थे जी? योधेय लोगों को कहते, योधेय गणराज्य के लोगों को कहते थे। मूर्तिकला और हस्तकला के लिए प्रसिद्ध थे ये, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कि जो योधेय हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो आपका आंसर रहेगा जी मूर्तिकला और हस्तकला के लिए। अच्छा, उस समय की बात है, योधेय गणराज्य के समय जो रोहतक के ढोल वादक थे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया है। रोहतक के जो ढोल वादक कहाँ तक प्रसिद्ध थे? आपका आंसर क्या रहेगा जी? उज्जैन तक प्रसिद्ध थे। कहाँ के ढोल वादक? रोहतक के ढोल वादक, ठीक है। महाभारत के द्रोण पर्व में योधेय गणराज्य का भी उल्लेख मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है, वैसे ही महाभारत के एक द्रोण पर्व में भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इन 2 चीज़ें आप याद रखोगे। अगर मैं बात करता हूँ इसकी राजधानी की, अगर मैं राजधानी की बात करता हूँ तो जो आज का क्षेत्र है भिवानी का, ठीक है, वहाँ पे इसकी राजधानी का क्या नाम था जी? प्रकृतनाथ। कई जगह आपको देखने को मिलेगा नौरंगाबाद, ठीक है, नौरंगाबाद भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वर्तमान भिवानी का जो एरिया रहेगा वो मुख्यतः इसकी राजधानी रही है। अच्छा, इनके समय जो महाराजा है उसको क्या कहा जाता था? महाक्षत्रिय कहा जाता। क्षत्रिय किसके लिए यूज़ होता है जी? जो लड़ने वाला हो, ठीक है, उसके लिए क्षत्रिय यूज़ होता है। तो महाक्षत्रिय वहाँ के महाराजा को कहा जाता था। किसके समय की बात है जी? ये योधेयों के समय की बात है। ये योधेयों पर मुख्यतः कुषाण हमला करते थे, ठीक है। आप के देखोगे भी कि जो कुषाण है वो मुख्यतः योधेयों पर हमला करते थे। और एक राजा आता है जी कुषाण, कनिष्क। कुषाण राजा था, नाम था उसका कनिष्क। इसने जो है योधेयों को बहुत हद तक जो है नुकसान पहुंचाया था। इसके समय योधेय जो है बिल्कुल नीचे स्तर पे आ गए थे और इसके जाने के बाद योधेय फिर दोबारा से उभरे हैं, अपनी शक्ति, अपनी सत्ता हासिल इन्होंने की है। अच्छा, कुषाण राजा कनिष्क ने, ये बता दिया, कुषाण राजा कनिष्क ने इनका काफ़ी दमन जो है वो किया था, इनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था। कनिष्क के बाद दोबारा अपना आधिपत्य जो है वो जमाया है। अच्छा, योधेयों को हराने वाला पहला शासक कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जी। विक्रमोर्वशीय जो है वो योधेयों को हराने वाला पहला शासक रहा है। 4वीं शताब्दी में सम्राट समुद्रगुप्त से हारे और गुप्त साम्राज्य में जो है वो विलय हो चुका था।
तो काफ़ी समय से चला। तो 4वीं शताब्दी में आकर के जब सम्राट समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश था उसका एक महान शासक था समुद्रगुप्त, उससे जब योद्धे हार जाते हैं तो फिर गुप्त साम्राज्य में इनका विलय हो जाता है। अच्छा, इनके जो सिक्के मिले हैं, सबसे पहले जो बात यह है कि सिक्कों की जो लिपि है वो कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। और सिक्कों पर एक शब्द लिखा मिला है जी, ब्रह्मण्यदेव। वो शब्द भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि सिक्कों पर, योद्धाओं के सिक्कों पर कौन सा वर्ड लिखा मिला है और उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है जी भगवान कार्तिकेय का वो सूचक है। ठीक है। तो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये जो योद्धे हैं वो किस भगवान को जो है वो मानते थे। तो आपका आंसर क्या रहेगा, भगवान कार्तिकेय को जो है ये मानते थे। ठीक है, क्योंकि इनके सिक्कों पर जो है भगवान कार्तिकेय के लिए शब्द लिखा हुआ है, ब्रह्मण्यदेव। ओके, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो पढ़ा है वो मौर्य वंश, मौर्य वंश पढ़ा है सिर्फ हरियाणा से रिलेटेड। और मौर्य वंश के बाद जो गणराज्य आते हैं जी, उनमें से एक गणराज्य पड़ा है योधेय गणराज्य। इस योधेय गणराज्य की चाहे वो राजधानी हो, चाहे वो सिक्के हों, चाहे वो इसका उल्लेख मिलता हो, चाहे जो कुछ भी डिटेल थी, हमने पूरे से जो है इसको पढ़ने का काम किया है। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।